Okay, now we started from trade to territory. It's class 9th, subject history. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। एडिफाई इंस्टीट्यूट से की तरफ से आज मैं आपको करवाऊंगी 9th क्लास के हिस्ट्री के बुक का सेकेंड चैप्टर। औरंगजेब वॉज द फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश पावर। ये इसमें हुआ क्या था, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में धीरे धीरे अपना पाँव जमाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के हर एक सेक्टर में, हर एक पहलू में अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे आके हमारे देश में व्यापार की स्थापना करना चालू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो अब हम इस चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। ओके बच्चों, Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. औरंगजेब जो था वो हमारे मुग़ल का लास्ट रूलर था, पावरफुल रूलर था। तो उसने जो इस्टेब्लिश किया था बहुत बड़ी मात्रा में उसने इंडिया में बिजनेस वगैरह, टेरिटरी वगैरह इस्टेब्लिश किया था। लेकिन उसके डेथ के बाद उसकी डेथ 1707 में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार एंड ज़मींदार जो थे उन्होंने अपने राज्यों का धीरे धीरे निर्माण किया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्जेड एज वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज इफेक्टिव सेंटर। मुग़लों के टाइम में क्या था, दिल्ली जो था वो दिल्ली जो था वो हमारे देश का एक जो सेंटर था, मतलब वहाँ के जो सारी चीज़ें जो है वहीं से मॉनिटरिंग की जाती थी, संभाला जाता था। लेकिन धीरे धीरे सब ने अपने अपने राज्य, अपने अपने छोटे छोटे राज्य, अपने अपने ज़मींदारों ने छोटी छोटी ज़मींदारी शुरू कर दी और उसके बाद सब ने अपना काम चालू कर दिया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, however, a new power was emerging on political horizon, the British. Did you know that the British originally came as small trading company and were reluctant to acquire territories? How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter you will see how this come about. तो 18th सेंचुरी में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ, वो हमारे देश में उन्होंने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया और उन्होंने धीरे धीरे कंपनी का निर्माण किया। और इस चैप्टर में हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने धीरे धीरे अपने एम्पायर को इंडिया में कैसे बढ़ाना चालू किया, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। तो let's start. After Aurangzeb, there was powerful Mughal ruler sorry guys, after Aurangzeb, there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continued to be symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1856, Bahadur Shah जफ़र, औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा पावरफुल मुग़ल एम्परर्स नहीं हो सका जो कि उनके इसको संभाल सके। एंड ब्रिटिश ने उनके रूल को ब्रेकअप कर दिया और 1857 में उन्होंने पूरी तरह ब्रिटिशर्स ने इसको ख़त्म कर दिया। लास्ट बहादुर शाह जफ़र जो थे द मुग़ल एम्परर एट द टाइम 1857 में, वॉज सीन एज द
as the seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his 1857 Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his son were shot in कोल्ड ब्लड. बहादुर शाह जफ़र जो थे वो धीरे धीरे उनको क्या बोलते हैं, उनको फोर्स करते, ब्रिटिशर्स ने फोर्स करके उनके ऊपर कब्जा जमा के धीरे धीरे उनको डरा धमका के उनको उनसे सारी चीज़ें ले लिया, अपने हक में कर लिया. एंड उनके जो सन्स थे वो उनको उतना नॉलेज नहीं था किसी भी चीज़ में, उनको इंटरेस्ट नहीं था. ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 तब ब्रिटिशर्स ने किस चीज़ का निर्माण किया हमारे देश में? ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इन 1600. ईस्ट इंडिया कंपनी acquire a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने किया था? रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ ने किया था, बनाया था. आई ग्रांटेड इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. दिस meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter of the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to यूरोप टू सेल एट अ हायर प्राइसेस. इन लोगों ने क्या किया? ईस्टर्न इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ थी कि उन्होंने इंडिया में जो भी चीज़ें वो ख़रीदते थे वो चीप दाम में ख़रीद के, सस्ते दामों में ख़रीद के, और फिर वो क्या करते थे? समुद्र के रास्ते उनको अमेरिका में ले जाके उनको हाई प्राइस में बेच देते थे, जिससे उन कंपनी का बहुत बड़ा फ़ायदा होता था वापस यूरोप में ले जाके. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी. कंपनी को किसी भी दूसरे इंग्लिश कंपनी से इसका कंपटीशन का डर नहीं था. मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज मेड profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. The royal charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. धीरे धीरे यूरोपियन जो है अपने पावर्स को, अपने मार्केट को ईस्ट में बढ़ा रहे थे, और फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. तो धीरे धीरे उन लोगों ने फर्स्ट शिप जो है, अपना इंग्लिश शिप्स जो है वो कहाँ उतारा? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, राउंड द कोप ऑफ गुड होप, एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन को पार करके उन्होंने अफ्रीका में अपना उतार. द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश द प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. धीरे धीरे पोर्तुगीज़ भी इंडिया में आ रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे अपनी पैठ जो है इंडिया के वेस्ट पार्ट में बैठाना शुरू कर दिया था. एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उनका बेस गोवा था. इनफैक्ट it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered with sea route of the India in 1498 sorry. यहाँ तक कि वास्को डी गामा जो थे वो एक पोर्तुगीज़ थे और उन्होंने इंडिया का रास्ता सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू खोजा था
और उन्होंने वो इंडिया में फर्स्ट टाइम 1498 में आए थे। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, ये टाइम था 17th सेंचुरी के पहले का। द डच टू वेर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशियन। अब जो है धीरे धीरे इंडिया में डच भी आने लगे थे इंडियन ओशियन के थ्रू। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव द सीन। धीरे धीरे जल्द ही फ्रेंच ट्रेडर्स भी पहुंचने लगे थे। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। धीरे धीरे इंडिया में सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, सभी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी और धीरे धीरे प्रॉब्लम ये होने लगा कि सभी कंपनियां एक ही टाइप की चीज़ इंडिया में ख़रीदने के लिए आने लगी। जैसे कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। यूरोप में इंडिया के कॉटन और सिल्क का बहुत बड़ा बाज़ार था। लेकिन पेपर, क्लोव्स, कार्डामम एंड सिनेमन टू, जिसमें काली और भी चीज़ों का जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा हैवी डिमांड था। कंपटीशन अमंगस द यूरोपियन कंपनीज इनवर्टिबली pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profits and could be earned. धीरे धीरे उन लोगों ने सामान को कंपटीशन जो है इसका बढ़ने लगा और धीरे धीरे यहाँ मार्केट में इसकी डिमांड्स बढ़ने लगी। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोरिश वॉज by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battle between the trading